प्रभात भोई और उनके परिवार की रहस्यमयी गुमशुदगी ने पूरे छत्तीसगढ़ को हिलाकर रख दिया। प्रभात, जो 53 साल के थे और एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल थे, अपनी पत्नी झरना, बड़े बेटे उदित, बूढ़ी मां सुलोचना के साथ पुटका गांव में रहते थे। छोटा बेटा अमित रायपुर में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। एक दिन अचानक परिवार के 3 लोग गायब हो गए और उनके घर में राख और हड्डियों का ढेर मिला। यह घटना इतनी चौंकाने वाली थी कि पुलिस से लेकर उच्च अधिकारियों तक हर कोई सकते में आ गया। गांव में एक बार फिर से मानवता पर सवाल खड़ा करने वाली यह घटना चर्चा का केंद्र बन गई। 12 मई 2023 की सुबह उदित भोई सिंघोड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपने पिता प्रभात, मां झरना और दादी सुलोचना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसने बताया कि 8 मई को ये तीनों रायपुर हॉस्पिटल के लिए निकले थे और बीच बीच में फोन पर बातचीत भी हुई थी, लेकिन 10 मई से सभी के फोन बंद हो गए। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए पूछताछ शुरू की। उन्होंने जानना चाहा कि परिवार रायपुर में कहाँ जाता था, उनके रिश्तेदार कौन हैं या किसी से उनका कोई विवाद चल रहा हो। प्रभात के स्कूल के भी हालातों की जांच शुरू हुई। पुलिस ने पड़ोसियों से बातचीत कर संभावनाओं की तलाश शुरू की। उदित की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने अनुमान लगाया कि अगर भोई परिवार भागा हो या किडनैप हुआ हो तो समय बीतने के साथ वे काफी दूर जा चुके होंगे। 8 मई को माता पिता और दादी के घर से निकलने के बाद 4-5 दिन बीत चुके थे। पुलिस की पूछताछ से पड़ोसियों को भी पता चला कि परिवार गायब है, क्योंकि प्रभात अक्सर स्कूल आते जाते दिखते थे और उनकी पत्नी और मां से बातचीत होती रहती थी। पुलिस ने स्कूल में जांच की, पर वहां सब सामान्य था। किसी से प्रभात की रंजिश नहीं थी। उन्होंने बिना बताए स्कूल से छुट्टी ली, जो असामान्य था। इस बात ने पुलिस के संदेह को बढ़ाया। 16 मई को एक घबराया हुआ व्यक्ति ने पुलिस को फोन कर जानकारी दी, जिससे केस में नया मोड़ आया। 16 मई को अमित भोई, जो रायपुर में MBBS की पढ़ाई कर रहे थे, अचानक अपने पैतृक गांव पुटका पहुंचे और पुलिस को बुलाया। सिंघोड़ा थाने की पुलिस जब वहां पहुंची तो घर की दीवारों और फर्श पर खून के धब्बे मिले। कुछ धब्बों को मिटाने की कोशिश की गई थी। अमित ने बताया कि 8 मई को उनके पिता से मैसेज पर बात हुई थी, लेकिन उसके बाद से परिवार का कोई संपर्क नहीं हो रहा था। जब वे घर पहुंचे तो ताला लगा था। चाचा से बातचीत के बाद अमित ने घर के अंदर जाने का फैसला किया और चाचा की मदद से दीवार कूदकर घर में दाखिल हुआ। पुलिस ने फौरन फॉरेंसिक टीम को बुलाया, जिससे मामले में नया मोड़ आया। अमित जब घर के अंदर दाखिल हुआ तो सबसे पहले पीछे के हिस्से में, जो गार्डन जैसा था, उसे राख का ढेर दिखाई दिया। करीब जाकर देखने पर उसे वहां कई हड्डियां मिली, मानो किसी को जलाया गया है। हड्डियों को देखकर उसे शक हुआ कि ये जानवर की नहीं बल्कि इंसानी हो सकती हैं। अंदर जाने पर लिविंग रूम और माता पिता के बेडरूम में खून के धब्बे मिले, जो दीवारों, बेड और बाथरूम तक फैले थे। घबराहट में अमित ने तुरंत पुलिस को बुलाया। जब पुलिस पहुंची तो फॉरेंसिक टीम के साथ घर की जांच शुरू हुई। खून के निशान और गार्डन में जली हुई हड्डियां मिलने से मामला और भी गंभीर हो गया, जिससे साफ हुआ कि कुछ भयानक घटित हुआ है। धीरे धीरे भोई परिवार की गुमशुदगी का मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया। लोग डरने लगे और पॉलिटिशियन तक इसमें दिलचस्पी लेने लगे। उदित ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन अब ये मामला हत्या की ओर इशारा कर रहा था। पुलिस ने साइबर सेल के साथ मिलकर एक टीम बनाई और प्रभात भोई के मोबाइल की टॉवर लोकेशन निकाली। पड़ोसियों के मुताबिक 8 और 9 मई को घर से धुआं उठता देखा गया, जबकि घर में 3 लोग नहीं थे। उदित की गतिविधियां संदिग्ध लगने लगीं, क्योंकि 12 मई के बाद उसने बड़ी मात्रा में सामान खरीदा था। पड़ोसी हैरान थे कि अचानक उसके पास इतना पैसा कहां से आया।
इसके बाद उन्होंने छोटे बेटे अमित को यह सारी जानकारी दी। जब पड़ोसियों ने अमित को बताया कि उसका बड़ा भाई उदित महंगे सामान खरीद रहा है, तो अमित तुरंत रायपुर से पुटका गांव पहुंचा। इस बीच उदित ने पड़ोसियों से अनुकंपा नियुक्ति के बारे में भी चर्चा की थी, जिसमें किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्य को नौकरी मिलती है। पुलिस ने प्रभात भोई की मोबाइल लोकेशन ट्रैक की और पाया कि वे रायपुर गए ही नहीं थे, बल्कि उनकी लोकेशन घर के पास ही थी। ये सब इशारे उदित की ओर थे। 17 मई को पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। घर के गार्डन में मिली इंसानी हड्डियों, खून के धब्बों और हालिया खरीदारी के बारे में सवाल किए गए। आखिरकार उदित ने कबूल किया कि वह बेरोजगार था, नशे का आदी था और परिवार के सफल सदस्यों से जलता था। उदित अपने नशे की लत और बेरोजगारी के कारण परिवार से अक्सर झगड़ा करता था। वह अपने माता पिता से पैसे मांगता, लेकिन पिता ने उसकी आदतें देखकर पैसे देना बंद कर दिया था। 7 मई को जब पिता ड्यूटी से लौटे तो उदित ने फिर से उनसे पैसे मांगे। पिता ने उसे फटकारते हुए पैसे देने से मना कर दिया। इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद उदित ने सोचा कि रोज रोज इस अपमान से बेहतर है कि पिता को ही रास्ते से हटा दिया जाए। अनुकंपा नियुक्ति का फायदा उठाकर बिना मेहनत के नौकरी पाने की लालसा उसके दिमाग में थी, मगर वह जानता था कि इस काम में माँ और दादी भी रोड़ा बन सकती हैं। उदित के मन में एक शैतानी ख्याल आया कि उसे अपने माता पिता और दादी को रास्ते से हटा देना चाहिए। 8 मई की सुबह 2 बजे उसने घर में रखी हॉकी स्टिक उठाई और अपने माता पिता के बेडरूम में गया। वहां उसने अपने पिता पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे पिता को बचने का कोई मौका नहीं मिला। मां की नींद खुली, लेकिन वह भी बच नहीं पाई। इसके बाद उदित ने अपनी दादी को भी मार डाला। अब उसने तीनों शवों को बाथरूम में छिपाया और घर से बाहर चला गया। कुछ समय बाद लौटकर उसने शवों को घर के पीछे गार्डन में ले जाकर लकड़ियों के ढेर के नीचे छिपा दिया और फिर उन पर सैनिटाइजर छिड़ककर आग लगा दी। इसके बाद उसने घर के अंदर सफाई की और सबूत मिटाने की कोशिश की। उदित ने देखा कि शव पूरी तरह से नहीं जले थे, इसलिए उसने फिर से लकड़ियां डाली, सैनिटाइजर छिड़का और आग लगाई। यह आग 2 दिनों तक जलती रही, जिससे तीनों शव पूरी तरह से खाक हो गए। इसके बाद उसने बचे हुए राख और अवशेषों को गार्डन में एक गड्ढे में भर दिया। छोटे भाई अमित को पिता के मोबाइल से संदेश भेजकर बताया कि वे रायपुर में इलाज करवा रहे हैं। 12 मई को उसने सिंघोड़ा पुलिस स्टेशन जाकर माता पिता और दादी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। अब उसे घर के पैसों का पूरा एक्सेस मिल चुका था और उसने ऐशो आराम की चीजें मंगवानी शुरू कर दी। पुलिस ने जब उसकी गतिविधियों की जांच की तो हॉकी स्टिक, लाइटर और सैनिटाइजर उसके बेड से बरामद हुए। पड़ोसियों को उसकी हरकतों पर शक हुआ। अमित जब रायपुर से पुटका आया तो उसने सारी सच्चाई उजागर कर दी। उदित के खिलाफ सिंघोड़ा थाने में हत्या 302 और सबूत मिटाने 201 के तहत केस दर्ज किया गया। एक बेरोजगार बेटे ने पैसों और नौकरी की लालच में अपने ही पिता, मां और दादी का कत्ल कर दिया। क्या ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई अधिकार है? इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। आप हमें कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हिडन ट्रुथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।